हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका के अंतर्गत एक बार पुनः आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और इसके अंतर्गत हम लोग भूमिका देखा था। एक वीडियो में हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताए थे। आज हम इसके विश्लेषण और निष्कर्ष के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके विश्लेषण के अंतर्गत आज हम लोग कुछ देखेंगे इसके पॉइंट्स को कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। तो कारण के अंतर्गत हम लोग कुछ पॉइंट्स का आज चर्चा करेंगे। इसे तो कारण बहुत सी कारण हैं, लेकिन सभी कारण को आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, जिसमें खिलाफत आंदोलन पहला कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का अंत ये दूसरा कारण था, रॉलेट एक्ट 1990 में जो आया एक कारण ये भी था, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसकी प्रमुख कारण था, हंटर कमेटी रिपोर्ट इत्यादि जो है इसके कारण पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तथा कार्यक्रम क्या है, बिहार में असहयोग आंदोलन का विस्तार एवं असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन इसके अंतर्गत देखेंगे, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के एक प्रमुख कारण में खिलाफत आंदोलन भी था। खिलाफत आंदोलन में जब गांधी जी की अध्यक्षता में, गांधी जी के नेतृत्व में जब खिलाफत आंदोलन आगे बढ़ा, तो गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह क्लियर कह दिया था कि आप तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो तुर्की में जो भी करना है आपको वो कीजिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके कारण हमारे भारतीय मुसलमान नाखुश नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे भारतीय मुसलमान अगर वहाँ के किसी भी एक्शन से नाखुश होते हैं, तब तो हम भी आपके साथ सहयोग नहीं करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने यह क्लियर इंटीमेशन दे दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह क्लियर इंटीमेशन दे दिया कि अगर आप हमारे भारतीय मुसलमान भाइयों को नाखुश किया तो मैं भी आपके साथ किसी भी कार्य में सहयोग करने को तैयार नहीं होऊंगा, और एक मैं नया आंदोलन लेकर आऊंगा। उस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन, यानी आपके किसी भी कार्य में सहयोग हम नहीं करेंगे। तो ये असहयोग आंदोलन का एक कारण ये भी था, खिलाफत आंदोलन। अब आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन का दूसरा कारण, प्रथम विश्व युद्ध। असहयोग आंदोलन के अगले कारण के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्या भारत में जो है उत्पन्न हो गई, जिसके चलते बढ़ती हुई महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में लोगों तक आपूर्ति न होना, लोगों पर बढ़ती हुई कई प्रकार की सरकारी करें तथा बेरोजगारी की समस्याएं से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक रोष की भावना इसके अंदर उत्पन्न होती जा रही थी। उसी में एक और घी का काम कर दिया, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उसके कहने पर कानून के तहत एक प्रावधान कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार ने जिस किसी भी इंडियंस पर शक हो, महज शक के बिना पर किसी भी इंडियंस क्रांतिकारी को या इंडियंस को पकड़ा जा सकता है। उसके ऊपर लंबे समय तक बिना कोई केस चले पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है और उसके साथ मारपीट कर सकती है। ना कोई वकील की सुनी जाएगी,
ना कोई अपील चलेगी और ना कोई दलील चलेगी। ये था रॉलेट एक्ट 1990 का। इस 1919 में इस रॉलेट एक्ट ने भारतीयों के बीच इतना बड़ा माने कि विद्रोह का कारण बना कि इसी का विरोध करते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। आइए देखते हैं अगला कारण, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस रॉलेट एक्ट के विरोध करने के कारण पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे, उन दोनों को अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक छोटी सी जनसभा का आयोजन किया गया था जालियांवाला बाग में। इस सभा में बहुत सारे लोग वैसे भी इकट्ठा हो गए, क्योंकि उस दिन बैसाखी होने के कारण लोग अपने पत्नी एवं बच्चों के साथ घूमने आए थे। वे भी जनसभा के भाषण सुनने लगे। लोग इकट्ठा होते चले गए और जानबूझकर पुलिस ने इकट्ठा होने वाले लोगों को रोका नहीं और न ही बताया कि यह मार्शल एक्ट के तहत यह मार्शल लॉ लागू है और इस मार्शल लॉ में आप लोग यहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यह पुलिस ने बतलाया भी नहीं, जिसकी बहुत भयानक परिणाम इंडियंस ने देखा। कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि बिना किसी बड़े कारण के अंधाधुंध गोलियां चलाकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह थी जनरल डायर की दुस्साहसी का बड़ा परिणाम, बड़ा मनसूख। अंग्रेज जनरल डायर इंडियंस को कुचल कर रख दिया और उससे भी ज्यादा क्रूरता का कार्य तब हुआ जब वहां आसपास के क्षेत्रों में तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके कारण जो मरे वो मरे, जो जिंदा भी थे और घायल थे वो भी कर्फ्यू के कारण, इलाज न मिलने के कारण तड़प कर उनकी मौत हो गई। इस विभत्स घटना के कारण पूरे भारतीय समाज अंदर से हिल गया। दोस्तों, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप से आपने देखा, इन सभी कारणों से भारतीयों के मन में अंग्रेज के प्रति विद्रोह की भावना पनप रही थी। उसी वक्त खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हुए गांधी जी भी देखे कि इस समय हिंदू और मुस्लिम एकता का चरम सीमा पर अभिव्यक्ता है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मध्य रखते हुए गांधी जी ने एक और आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 अगस्त 1920 से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन हम छेड़ते हैं। एक खुला चुनौती ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने दे दिया। इस चुनौती के बाद 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की प्रारंभ होने की तिथि को गांधी जी के द्वारा ऐलान करने के दिन ही एक बहुत ही बड़ी घटना हमारे देश में घट गई और हमारे नेता लोकमान्य तिलक जी का उस दिन मृत्यु हो गया। फिर भी गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज देने वाले असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया, जिसे कांग्रेस के कुछ बड़े नेता के विरोध के बाद भी स्वीकार कर लिया गया। इसे दिसंबर 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आयोजित इस प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया।
और गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दो कार्य, बड़ी रचनात्मक कार्य और एक नकारात्मक कार्य करने का ऐलान किया। उन्होंने सबसे पहला कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के कोई भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। उनके द्वारा सरकारी स्कूल का बहिष्कार करेंगे, सरकार का असहयोग कर सरकारी तंत्र को ठप करेंगे, सरकारी उपाधियों का हम त्याग करेंगे, सरकारी स्कूलों के और कॉलेजों का भी हम बहिष्कार करेंगे, चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे। दूसरी तरफ सारे लोग इस बहिष्कार में लग गए। जो नौकरी पेशा वाले आदमी थे वो नौकरी छोड़कर अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। स्कूल के जो विद्यार्थी थे वो स्कूल छोड़कर स्कूल में जाना बंद कर दिया। कॉलेज में जाने वाले छात्र भी कॉलेज जाना बंद कर दिया। वकील तो कोर्ट में वकालत करना छोड़ दिया। लेकिन इस कार्य से देश कैसे चलता, देश के लोगों के पेट कैसे भरता? लोगों की आखिर स्कूल, ब्रिटिश सरकार के स्कूल को बंद कर दिया जाता तो कितने दिन तक हम अपने आने वाले पीढ़ी को अनपढ़ रखते हैं। इसलिए उन्होंने एक रचनात्मक कार्य भी करने के लिए हम लोगों को विवश किया कि अगर हम उनका विरोध करते हैं, अगर उनके कपड़ों का विरोध करते हैं, विदेशी माल का विरोध करते हैं, तो अपने स्वदेशी का भी उत्पादन प्रारंभ करेंगे। उसमें उन्होंने रचनात्मक कार्य के अंतर्गत इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान करना था। इसके अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रीय स्कूलों, कॉलेजों का स्थापना, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना, चरखा हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, पटना, अहमदाबाद, काशी, पूना, अलीगढ़ आदि जगहों पर शिक्षण संस्थानों का खोलना, ताकि इन सब के अगर हम विरोध करें, अंग्रेजों के सारे संस्थानों का विरोध करें, तो अपना स्वयं का भी व्यवस्था अपना प्रारंभ करें हम, ताकि हम अपने पैर पर खड़े हो सकें, हम आत्मनिर्भर बन सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो की कड़ी यहीं तक। आगे फिर पुनः दूसरे वीडियो में इसकी आगे की कड़ी को हम आपके सामने लाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए यह कैसा लगा, यह कमेंट्स करके बताएंगे एवं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। हमारे चैनल पर जितने भी नए देखने वाले व्यूवर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल के आइकन बटन को ऑन करके रखेंगे, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।